उसके बाद सर्जरी होती है तो मुझे एनेस्थीसिया दिया जाता है। एमसीएल और मेनिस्कस, एसीएल और एलसीएल, ये चारों चीजें अलग है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन ये है कि सर्जरी होते समय हमको दिखाया जाता है, तो आंसर है यार कितना खर्चा आया सर्जरी में, थोड़ा और रोकना है तो थोड़े दिन और रोक लेते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो गाइज आज इसकी जो वीडियो है ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आखिर मेरे को ये इंजरी कैसे हुई, मैं वॉकर के सपोर्ट से क्यों चल रहा हूँ, इसके पीछे की पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मेरे को इंजरी कैसे हुई है। एक्चुअली जो मेरे को इंजरी हुई है, मेरे को मेनिस्कस टियर हुआ और एमसीएल टियर हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही हमारे नी के जॉइंट होते हैं। तो मेरे को नी में ही इंजरी हुई है। और इंजरी मेरे को कैसे हुई, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं जिम्नास्ट और कैलिस्थेनिक वगैरह करता हूँ। तो मैं अपनी एक्टिविटी कर रहा था, उस दौरान मेरे पैर में बहुत तेज झटका आ गया था। तो उस टाइम पे ये मेरे को इंजरी हो गई थी। बट उस टाइम में मुझे सडनली पता नहीं चला कि मेरे को ये इंजरी हुई है। मुझे पेन हुआ बट इतना मेजर पेन नहीं हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो। उसके बाद मैंने 1 वीक तक अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करी, मुझे तब भी कोई फर्क पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करते करते जैसे 2 वीक आया, जो मेरा लेग था वो ट्विस्ट हो रहा था बीच में से। जैसे मैं कोई भी मूवमेंट कर रहा था, जैसे मैं रनिंग कर रहा था, हल्की फुल्की अपनी एक्टिविटी कर रहा था, मेरे लेग को ट्विस्ट हो रहा था। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा शायद पैर में मोच आ गई है, पैर में नस वगैरह चढ़ गई है, ऐसा कुछ सीन हुआ। तो मुझे पता नहीं चला था। मैं किसी पहलवान के पास भी गया, तो वहां पे जाकर उन्होंने बोला कि उन्होंने बता दिया था मेरे को कि हमारा लिगामेंट फट चुका है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, इसके बाद प्रोसेस देखते क्या होगा। उन्होंने पहलवान ने मुझसे बोला कि तुम्हारे पैर में पट्टी लगेगी, 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई लगा देते हैं। तो उस टाइम में मैंने पट्टी वगैरह सब करवा ली थी। लेकिन मेन ट्विस्ट यहाँ पे, आपको किसी पहलवान की बात में बिल्कुल भी नहीं आना है, इस बात को नोट कर लेना। उसके बाद मैं घर चला गया। उसके बाद मैं अपने आसपास वाले क्लिनिक पे गया, मैंने वहां पे जाके दिखाया कि मेरा ऐसा सीन है, मैं पैर में चल नहीं पा रहा। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी। उन्होंने कहा था मेडिसिन वगैरह लो 1 वीक के लिए, अगर आपका पेन खत्म नहीं होता आप फिर से आना हमारे पास। जब उन्होंने कहा कि हमारे पास फिर से आना, तो 1 हफ्ते बाद में उनके पास फिर से गया। मेरा पेन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, लेग में जो ट्विस्ट हो रहा था कंटिन्यू हो जा रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक बार अपनी एक्सरे करवा के देखो। तो मैं गया, मैंने अपनी एक्सरे वगैरह करवाई, लेकिन एक्सरे में भी कुछ नहीं आया। एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा लिगामेंट और मेनिस्कस होता है वो एक्सरे में बिल्कुल भी नजर नहीं आता। एक्सरे में हमारी ओनली हड्डी के बारे में ही आता है। हमारी 2 बोन होती है जो लेग की, सिर्फ वो दिखाई देती है। और वो इसलिए होता है कि हमारी बोन में कोई टीयर तो नहीं है। मेरी बोन में बिल्कुल भी टीयर नहीं था, बोन मेरी बिल्कुल ठीक थी। बोन मेरी बिल्कुल ठीक थी। मैंने फिर जाके अपने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी बोन बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी हड्डियों में कोई चोट वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा फिर भी मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने फिर दवाई दी। उन्होंने कहा 2 दिन और दवाई लेके देखो, अगर पेन खत्म नहीं होता उसके बाद तुम MRI करवाना। वैसे सेम मैंने दवाई ली। फिर 2 दिन बाद मैं गया, लेकिन 2 दिन बाद भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। फिर से मेरे साथ सीन फिर से रिपीट होने लग गया था। जब मेरे साथ वो चीजें फिर से रिपीट हो रही थी, तो मैं उसके बाद मैंने MRI करवाई। MRI कराने के बाद मुझे एक्चुअल में पता चला उसमें क्या प्रॉब्लम है। इस बात को आप नोटिस कर लेना गाइस, MRI बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी किसी स्पोर्ट्स टाइप में इंजरी होती है, किसी भी चीज में इंजरी होती है, अगर किसी भी चीज में इंजरी नजर नहीं आ रही है, तो मेक श्योर आप पहले MRI कराओ, क्योंकि MRI से हर चीज क्लियर हो जाती है। जब मैंने MRI करवाई, MRI में हर चीज क्लियर हो गई थी। उसमें मेरे को दिखा दिया था मेरा मेनिस्कस टियर और MCL टियर है। जो मेरा MCL टियर है वो मेरा पार्सल टियर है, वो 1-2 हफ्ते के अंदर रेस्ट नहीं हुआ तो रिकवर हो सकता है। लेकिन जो मेरा मेनिस्कस टियर था वो रिकवर नहीं हो सकता था, उसके लिए सर्जरी की ही नीड थी। अब बात आ जाती है सर्जरी की। सर्जरी की नीड थी मेरे को, क्योंकि मेरा जो मेनिस्कस टियर था वो ठीक नहीं हो सकता था, सेल रिकवर नहीं कर सकता था। लेकिन आपको पता होगा हमारी सर्जरी डायरेक्ट नहीं होती। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपकी सर्जरी बिल्कुल भी नहीं एकदम से होती है, उसके पीछे के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब MRI रिपोर्ट से ये चीज क्लियर हो गई कि मेरा मेनिस्कस टियर है, ये ठीक नहीं हो सकता, इसमें सर्जरी की नीड है। तो उससे पहले क्या होता है, जब आपकी सर्जरी होती है ना, उससे पहले आपके 1 या 2 या 3 वीक के अंदर आपका रिहैब चलता है। रिहैब का मतलब ये होता है जो आपका लेग है उसको स्ट्रेंथ पे लेकर आया जाता है, क्योंकि जब तक लेग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो आपकी सर्जरी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मेरे रिहैब के लिए मेरे को रिकमेंड करा गया था RML हॉस्पिटल, जो कि CP के पास है, कनाट प्लेस के पास। अगर आपको लिंक चाहिए होगा मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कहां पर है। तो मैं वहां पर गया, वहां पे मेरी फिजियोथेरेपी चली। फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट मेरी 3 वीक या 4 वीक ही चली कंटिन्यू, क्योंकि बीच में क्या हो गया था, बीच में दिवाली भी थी, रक्षाबंधन भी था, दशहरा भी था। तो इस वजह से टाइम पीरियड मेरा बहुत लंबा खिंच चुका था। ऑलमोस्ट आप 1 मंथ मान के चलो मेरा इतना हो गया था। वहां पे मेरी फिजियोथेरेपी चली, प्लस मैं घर के अंदर एक्सरसाइज वगैरह करने लगा। पैर में एंकल लगा के मैंने लेग को फुल स्ट्रेंथ। तो गाइस अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ दूसरे फोन से शूट कर रहा हूँ। एक्चुअल में इसकी स्टोरेज फुल हो गई तो मैं इससे नहीं कर पा रहा, तो मैं दूसरे फोन से कर रहा हूँ। वैसे भी क्वालिटी मैटर नहीं करती, अब बात समझ जाना, क्योंकि मे भी आप कुछ रीजन से आए होंगे यहाँ पे। हाँ, तो मैं बता रहा था मेरा जो रिहैब चल रहा था डॉक्टर राम लोहिया हॉस्पिटल पे चल रहा था, जो कि CP में था। अगर आपको जाना तो बता दूंगा।
तो वहाँ पे मेरा पूरा रिहैब चला, पेट मेरा बहुत ज्यादा जा चुका था, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था मेरे को। तो उसके बाद मेरा टाइम आता सर्जरी का। तो सर्जरी के लिए मेरे को रिकमेंड करा गया स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। अगर आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। जितने भी एथलीट को इंजरी होती है, जरूरी नहीं कि जिम्नास्ट कैलिस्थेनिक वाले को, रनिंग करता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ये जो भी एक्टिविटी करता है ये मेजरली किसी को भी हो जाती है। जो एक्टिविटी नहीं भी करता है उस पर्सन को भी हो जाती है। जब मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर गया तो उन्होंने 29 अक्टूबर को ही बता दिया था कि आपकी सर्जरी 31 अक्टूबर को, तो हमारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन उसके बाद प्रोसेस आता ब्लड रिपोर्ट का। 29 अक्टूबर वाले दिन जब मेरा पूरा चेकअप हो गया था स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में, जब मेरा कंफर्म हो चुका था कि 31 अक्टूबर वाले दिन मेरी सर्जरी होगी, तो उसी दिन 29 अक्टूबर वाले दिन मेरी ब्लड रिपोर्ट वगैरह सबमिट करने के लिए बोला गया था। तो मैं नीचे गया था, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में जाओगे नीचे ही है, नीचे जाके आप लैब में जाओगे, अपना ब्लड दोगे। उन्होंने मेरे से कहा था आप 30 तारीख को आ जाना, अगले दिन आपको ब्लड रिपोर्ट मिल जाएगी। उस दिन मैंने अपना चेस्ट का एक्सरे भी कराया था और ईसीजी भी कराई थी। ईसीजी का मतलब होता है आपकी दिल की धड़कन चेक वगैरह करी जाती है कि नॉर्मल है कि नहीं है। तो फिर मैं 30 तारीख को गया था वहाँ पे, 30 तारीख में अपनी रिपोर्ट ले ली थी, मैंने हर चीज़ सबमिट करवा दी थी। फिर मैं डॉक्टर से भी मिल गया, तो उन्होंने बता दिया था 31 तारीख को आ जाना। उसके बाद ना कुछ प्रोसेस होता है। उन्होंने मेरे को बीटाडीन दी थी। बीटाडीन जो होती है रात को आपको कुछ प्रोसेस होता है, आप जाओगे आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन मैं भी बता देता हूँ आपको। छोटा सा प्रोसेस होता है, आपको एक दिन पहले बोल दिया जाता है आपको 8 बजे या 10 बजे के बाद खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। लाइक सपोज करो अगर मेरी कल सर्जरी है 31 अक्टूबर वाले दिन, तो 30 तारीख की रात को 8 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं खाना। और जिस लेग में मेरी सर्जरी है उस लेग में मुझे सारे बाल रिमूव करने, जैसे मेरा राइट लेग था, राइट लेग के सारे बाल मैंने रिमूव कर दिए थे। और उसके बाद इसमें बीटाडीन लगाई थी 2 बार, एक लगाई थी 5 बजे, 6 बजे वॉश कर दी थी, फिर 6 बजे दोबारा लगा के प्रोसेस होता है। और उसके बाद वो कुछ मेडिसिन देते हैं आपको, वो खानी होती है। और 8 से 10 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना होता है। फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी। 31 अक्टूबर वाले दिन हमें सुबह 7 बजे बुलाया गया था। अगर आपको 7 बजे बुलाया गया तो आपको आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचना होता, तो हम 5:30 बजे यहाँ से निकल चुके थे। जब मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर चले गए, वहाँ पे जाके मेरी जो फाइल वगैरह बनी थी वो एक्चुअली क्या होता है 30 तारीख वाले दिन ही सबमिट हो जाती है मेरी सारी फाइल, बस ऊपर जाके हमको साइन वगैरह करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं ऊपर गया था, मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह थी सबमिट हो चुकी थी। अब याद रखना जिस दिन आपकी सर्जरी हो अपने साथ आप किसी को लेकर जाना है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो, एक पर्सन आपके साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रोसेस होते हैं जब हम सर्जरी करने के लिए अंदर जाते हैं। उसके बाद सारे प्रोसेस हमारे फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड्स को देखना पड़ती है वो चीजें। तो मैं सर्जरी के लिए जाने लग गया था। हम लोगों को एक आउटफिट बना दिया जाता है जो नॉर्मल हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। उसके बाद हमें इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। आई नो एनेस्थीसिया तो नहीं होता, एनेस्थीसिया हमें सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है, उससे पहले इंजेक्शन दिए गए। उसके बाद हम वेट करने लगे। हमारा टाइम जो था, हम जितने भी पेशेंट थे हम कम से कम 12 से 13 लोग थे एक साथ में। जब मैं स्टार्टिंग में गया तो मुझे लगा शायद 1-2 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते रहे 12 से 13 लोग हो चुके थे उस टाइम पे। तो सुबह 6 बजे मैं वहाँ पहुँच चुका था। 6 बजे के बाद में 7 बजे हम लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट कर चुके थे हम सारे। उसके बाद जो मेरा सर्जरी का टाइम आता है वो आता है मेरा 1 बजे। आप समझ सकते हैं बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है वो, क्योंकि उससे पहले बहुत लोगों की सर्जरी हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे किसी एक पर्सन की नहीं होती, कंटिन्यू होती रहती है। तो उसके बाद 1 बजे मेरा टाइम आ चुका था सर्जरी करवाने का। लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। डॉक्टर्स आपके पास आएंगे और आपसे कुछ पूछेंगे कि आपको चोट कैसी लगी, कौन से पैर में लगी, आपका बीपी हाई तो नहीं रहता, ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब कुछ चेक करा जाता है उससे पहले भी। देन उसके बाद हमें फिर से एक इंजेक्शन लगाया जाता है। आई नो किसका था, लेकिन कुछ तो होगा। उसके बाद लगा दिया था। उसके बाद मुझे फिर सर्जरी के अंदर लेकर जाया जाता है, यहाँ पे हमारी सर्जरी हो रही होती है। तो गाइस वो जो रूम होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है अंदर से। जैसे मैंने अंदर एंट्री करी उसके बाद वो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, क्योंकि मैंने वैसे भी कुछ नहीं पहना था। एक छोटा सा मैं वीडियो वगैरह लगा दूंगा यहाँ पे कहीं पे, आप देख लेना, ब्लू कलर का कुछ होता है, तो हमने वही पहना हुआ था। उसके बाद सर्जरी होती है तो मुझे एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया हमें पीठ के पीछे दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो जो एनेस्थीसिया होता है हमारी पूरी बॉडी को सुन नहीं करता है, वो सिर्फ लोअर पार्ट होता है नीचे का उसको सुन करता है। अपर का जो होता है आपका सही रहता है, मतलब नाच सकते हो इतना रहता है ऊपर का, बढ़िया। उसके बाद मैं लेट गया था, मेरी सर्जरी हुई थी। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर्जरी होते समय हमको दिखाया जाता है, तो आंसर है यस, वो दिखाया जाता है, बट कि लास्ट के 10 या 15 मिनट में बस। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, हम सुन हो जाते हैं, हमारे लेग में सर्जरी वगैरह सब चलने लग जाती है। उसके बाद हम लेट जाते हैं, बाकी हमारी बीपी की मशीन लगी रहती है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ता रहता है। लास्ट में सर्जरी कंप्लीट होने वाली है, 10 से 15 मिनट बाद हम चीज़ को दिखाया जाता है कि आपकी सर्जरी आप देख लो। एक्चुअली मेरे को टीवी में दिखाया गया था कि आपकी ये टांके लगे हुए हैं, ये वो। मैंने कहा था हाँ ठीक है ओके, क्योंकि देखो लैग में उन्होंने कैमरा अंदर दूरबीन द्वारा ये चीज़ें होती है, तो ऐसे समझ तो आप पाओगे नहीं कि हाँ भाई कहाँ क्या लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल भी दिख रही होती है, बहुत ज़्यादा टिश्यूज वगैरह दिख रहे होते हैं। तो मे भी तुम नॉर्मल पर्सन को चीज़ समझ आने वाली नहीं है कि हाँ भाई कुछ लगा है कि नहीं लगा, लेकिन उन्होंने अपना काम बेस्ट किया होगा, उन्होंने कर दिया होगा जो करना था, क्योंकि हम उन्हीं के भरोसे आए भाई, ऑब्वियसली बात है। सर्जरी होने के बाद मेरे को वार्ड में लेकर गया। वार्ड में क्या होता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है कि आपको उसी दिन डिस्चार्ज नहीं करते, ऑब्वियसली बात है।
मेरे उसमें मैं फ्राइडे वाले दिन गया था, फ्राइडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन मैं पूरा वहीं रुका रहा, लेकिन संडे वाले दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन मेरी अच्छे से कंडीशन देखी गई, पैर की सूरनेस वगैरह देखी गई, क्या दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस हिसाब से मेरे को डिस्चार्ज करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं इस पर्सन को और रोकना है तो थोड़े दिन और रोक लेते हैं वो लोग। उसके बाद क्या होता है, मेरे बगल में एक पर्सन और था, उसके पैर में सेम था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, एमसीएल और मिनिस्कस, एसीएल और एलसीएल, ये चारों चीजें अलग है। मेरे केस में क्या था, एमसीएल और मिनिस्कस। एमसीएल जो था वो पार्शियल टीयर था, मिनिस्कस था फुल टीयर था। तो मेरी सिर्फ मिनिस्कस की सर्जरी हुई है। जो एसीएल होता है वो अलग होता है, मेरे सीन में एसीएल वाला सीन नहीं था। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाना कि एसीएल अलग होता है, मिनिस्कस अलग होता है, एमसीएल अलग होता है, एलसीएल अलग होता है, ठीक है। तो एसीएल वालों का, हाँ, जो मेरे बगल में था, जो बात कर रहा था मैं, मेरे बगल में जो था उसको एसीएल और मिनिस्कस टीयर था। तो एसीएल वाले में क्या था, उस बंदे का जो था उसको फीवर चढ़ते जा रहा था, उसको फीवर बहुत तेज हो रहा था, तो उसको डिस्चार्ज नहीं किया। वो कम से कम 7 से 8 दिन पहले से बंदा एडमिट था। उसको डिस्चार्ज इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि उसका फीवर रात को बार बार चढ़ जाता था। जिस बंदे को बार बार फीवर हो रहा है उसको डिस्चार्ज नहीं करते। तो मेरे सीन में क्या था, मैं फुल एंड कंडीशन में बढ़िया था। फ्राइडे वाले दिन सर्जरी हुई, सैटरडे वाले दिन मुझे रोका गया, संडे वाले दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया बहुत अच्छे से। तो उसके बाद मैं घर चला गया। उसके बाद मेरे को प्रोसेस दिया जाता है कि आपको 15 दिन बाद फिर आना है, आपके स्टिचेज जो रिमूव होंगे। हमारे पैर में स्टिचेज लगे होते हैं वो 15 दिन बाद रिमूव होते हैं। अगली वीडियो में बनाऊंगा मेरे स्टिचेस कैसे रिमूव हुए और मेरा कितना खर्चा आया सर्जरी में, और उसके बाद क्या क्या एक्सरसाइज होती है, कैसे रिहैब करना, कितना टाइम लगेगा वापस अपनी स्पोर्ट्स में आने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। आपके जो भी कमेंट होंगे आप मुझे बता देना कि अगली वीडियो में क्या क्या टॉपिक मुझे बताना चाहिए, कितना खर्चा आया, क्या सर्जरी आई, क्या लोकेशन था, कितने दिन लगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, सब मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस कंडीशन में वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। तो गाइस इस टाइम पे हो रहा है खाने का टाइम, ये है, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। टेस्ट नॉर्मल ही है, हॉस्पिटल का खाना आपको पता ही है। तो लेट्स सी।